हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए 73वां संविधान संशोधन के विस्तृत नोट्स और गत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के बारे में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा। अतः केंद्र सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यह अधिनियम संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया था। फिर यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन करके पंचायतें नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया था। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। इस अधिनियम में पंचायतों से संबंधित प्रावधान भाग 9 में अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 अण तक में किए गए हैं। यह अधिनियम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में लोकसभा द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। तो ये आपके सामने 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज से रिलेटेड प्रमुख प्रावधान किए गए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में देखिए अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय संस्था है। यह प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पर स्थित होती है जिसका निर्माण उस ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा, जिनका नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में दर्ज होता है, उनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का अनुमोदन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है और इसकी वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य होती हैं। मैं देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था। देखिए 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 243 ख में किया गया है। दूसरे शब्दों में इसको अपन 243 बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है। 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत नामक संस्था की स्थापना की गई है, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत समिति नामक संस्था की स्थापना की गई है और जिला स्तर पर जिला परिषद नामक संस्था की स्थापना की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है उसमें निम्न 3 संस्थाएं स्थापित की गई हैं। पहली है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरी है मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरी है जिला स्तर पर जिला परिषद। विशेष बात क्या है, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है, उसको मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा कई राज्यों में पंचायत समिति को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे उत्तर प्रदेश में इसे क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में इसे जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है और गुजरात में इसे तालुका पंचायत के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे सदस्यों का चुनाव, यानी पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है वो देखिए। तो तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। मध्यवर्ती या खंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है उसके सदस्यों का चुनाव उस पंचायत समिति क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाएगा और जिला स्तर पर जो जिला परिषद होती है उसके सदस्यों का चुनाव उस जिले के अंदर स्थित मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए हर स्तर पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं, वार्ड बना दिए जाते हैं जनसंख्या के हिसाब से। इसके बाद आता है अध्यक्ष का चुनाव। देखिए 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान है
कि ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। हालांकि राजस्थान में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव उस ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब 73वें संविधान संशोधन में ये उल्लेख किया गया है कि भाई ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, जिसको अपने राजस्थान में सरपंच बोलते हैं, तो उसका चुनाव किस प्रकार से हो ये राज्य सरकारें कानून बना करके निर्धारित करें। लेकिन राजस्थान में क्या प्रावधान है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जैसे आप देखिए SC ST के लिए आरक्षण। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 243 घ में यह प्रावधान है कि पंचायती राज की सभी संस्थाओं में सदस्यों और अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षण होगा और यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अब देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर और सभी पदों पर मतलब सदस्यों के लिए भी और अध्यक्ष पद के लिए भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान, वर्तमान में 50% स्थान SC की महिलाओं के लिए और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब देखिए पंचायती राज संस्थाओं की अवधि या कार्यकाल। देखिए अनुच्छेद 243 अड़ में प्रावधान है कि पंचायती राज की प्रत्येक संस्था का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होगा। इसके अलावा कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। फिर विघटित होने की दशा में विघटन की तारीख से या 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की दशा में कार्यकाल पूरा होने की तारीख से 6 माह पूर्व नए चुनाव कराने जरूरी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा विघटित पंचायत जब पुनर्गठित होती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होती है। मतलब अगर कोई संस्था कार्यकाल से पूर्व भंग कर दी जाती है तो नए चुनाव जो कराए जाते हैं वो शेष कार्यकाल के लिए कराए जाते हैं, न कि 5 वर्ष के लिए। ये अच्छी तरह से याद रखना। 5। अब देखिए सदस्यता के लिए योग्यताएं, यानी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 243 च में यह उपबंध है कि वे सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं वे पंचायती राज संस्था का सदस्य होने के लिए योग्य होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज संस्था के किसी भी स्तर पर अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए यह आयु विधानसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में 25 वर्ष और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल विधि बनाकर अन्य योग्यताओं का निर्धारण भी कर सकती है। अब देखिए राज्य वित्त आयोग। दोस्तों अनुच्छेद 243 झ में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाता है। अब राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? नंबर 1, राज्य और पंचायतों के बीच आय का वितरण करने की सिफारिश करना। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित आय को पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर आवंटित करने की सिफारिश करना। मतलब राज्य सरकार की आय में से जो पंचायती राज संस्थाओं को बजट दिया गया है उस बजट में कितना हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलेगा, कितना पंचायत समितियों को मिलेगा और कितना जिला परिषदों को मिलेगा, इसकी सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। और तीसरा कार्य है पंचायतों को सहायता अनुदान देने की सिफारिश करना। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों अनुच्छेद 243 ट में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरी बात क्या है कि इसका प्रमुख कार्य है मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए जो वोटर लिस्ट होती है वो तैयार कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये सभी जो प्रावधान हैं वो राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं। अब अपन पढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन के स्वैच्छिक प्रावधान। मतलब ये राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य सरकार चाहे तो कानून बना करके ये प्रावधान कर सकती हैं और वो चाहे तो नहीं करें। तो पहला देखिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायती राज संस्थाओं में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों यानी सांसदों यानी एमपी और विधानमंडल के सदस्यों यानी एमएलए को शामिल करना। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझें कि जैसे झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सांसद है तो उसको अधिकार है कि वह झुंझुनू जिले की जिला परिषद की बैठक में भी भाग ले सकता है। झुंझुनू जिले के अंदर स्थित जो पंचायत समितियां आती हैं उन पंचायत समितियों की बैठक में भी भाग ले सकता है और झुंझुनू जिले के अंदर जो ग्राम पंचायतें आती हैं उन ग्राम पंचायतों की बैठकों के अंदर भी भाग ले सकता है। लेकिन ये प्रावधान संबंधित राज्य विधानमंडल कानून बना करके अगर करता है तो ही लागू होता है, वरना लागू नहीं होता है। इसके अलावा पंचायती राज की सभी संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना। तो ये भी स्वैच्छिक है कि राज्य सरकारें चाहें तो वो पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, इसके लिए उन्हें शक्तियां और अधिकार देना। और इसके अलावा पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना। ये चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। दोस्तों अनुच्छेद 243 अण में कहा गया है कि पंचायती राज की संस्थाओं में यदि कोई चुनावी विवाद पैदा होता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी पंचायत के चुनाव को निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जा सकता है और वह भी ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जो राज्य विधानमंडल कानून बना करके प्रावधान करे। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जाएगी। अब है शक्तियां और अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 243 झ में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बना सके। चूंकि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, इसलिए पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनको जो भी शक्तियां और अधिकार प्रदान किए जाएंगे वो कानून बना करके राज्य सरकारों के द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। तो क्या क्या शक्तियां और अधिकार वो प्रदान कर सकता है? जैसे नंबर 1 आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना। नंबर 2 आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। नंबर 3 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों में से सभी या कुछ कार्यों को संपन्न करने का अधिकार प्रदान करना। इसके अलावा अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्य विधानमंडल कानून बनाकर स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय अधिकार यानी कर लगाने की शक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए उचित कदम उठाएगा? उत्तर है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो इसका उत्तर होगा राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? इसका उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? इसका उत्तर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर है 1992 में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका उत्तर है 1993 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 किस नाम से जोड़ा गया था? इसका उत्तर है पंचायतें नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय संस्था है? इसका उत्तर है ग्राम सभा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 क या अनुच्छेद 243 ए में। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा किन राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति के गठन की छूट प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज की मध्यवर्ती संस्था को जनपद पंचायत नाम दिया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज की मध्यवर्ती संस्था को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है पंचायत समिति के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? इसका उत्तर है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में SC/ST की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? इसका उत्तर है 50%। अगला क्वेश्चन है, किसी पंचायती राज संस्था के कार्यकाल से पूर्व भंग होने की स्थिति में कितनी अवधि में नए चुनाव होने जरूरी हैं? इसका उत्तर है भंग होने की तारीख से 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 झ या 243 आई के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 ट या 243 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब राज्य निर्वाचन आयोग का। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा का निर्माण निम्न में से किन से मिलकर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से या पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? इसका उत्तर है 2 बैठकें। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसका उत्तर है 29 विषय। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 11 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किए गए प्रावधानों से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान बाध्यकारी नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? आपको गलत कथन बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है द जिला आयोजना समिति का गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी राज्य निर्वाचन आयोग में। और लास्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सही सुमेलित हैं। ये मैंने केवल आपको याद रखने के लिए और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया है। बाकी इसके सही जो ऑप्शन है वो सुमेलित हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है।